हेलो एवरीवन, BHIC 134 हिस्ट्री का आपका कोर्स कोड है और आप बहुत देर से इसकी कमेंट कर भी रहे थे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स है। इसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन क्लास आपको मिलने वाली है। लेकिन अभी इधर उधर से ना भटकते हुए इस क्लास को आराम से देखना है। और क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए जो आपको एज इट इज़ छपे हुए मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आप वो अलग बात है, आपको समझ आए ना आए, आपको कहाँ मजा आए कहाँ ना आए, लेकिन क्वेश्चन यही आने वाले हैं। इस बात को मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। बस थोड़ा सा समझना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। रीज़न भी आप जानते हो, पूरे साल कुछ नहीं करना, ठीक है। एकदम से ही समझने की उम्मीद ना करें। चलिए, तो इसमें क्या क्या क्वालिटी है इस क्लास की बात करूँ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट 3 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो ये 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख के बनाई गई है, ठीक है। वो अलग बात है कि हमारे टाइपिस्ट 3 ही लिखते हैं, 3 उनका फेवरेट नंबर है। चलिए आते हैं आगे और इसके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बात करें इस क्लास की तो आपको पता है इसकी काफ़ी वीडियोस शायद हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल भी है और आपको देखनी भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, 1857 का विद्रोह या जिसे आप स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हो, पहला क्वेश्चन आपको शुरू होता है यहाँ से। शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो, हाँ यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश का भी बच्चा हो ना, नेपाल का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, वो भी बता देगा ऐसे कि 1857 का विद्रोह क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिर भी बताएंगे है क्या विद्रोह मतलब होता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आक्रोश आना या सामने वाले से, मतलब जो भी आपका अपोनेंट है या उसके प्रति अपना गुस्सा जाहिर करना, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। 1857 का विद्रोह जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण भी कहा जाता है। ये जो विद्रोह था ना, ये स्वतंत्रता की ओर, मतलब आज़ादी की ओर, हमको चाहिए आज़ादी, देखी होगी ना आपने कश्मीरी फाइल्स। चलिए, तो क्या है, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण यानी कि इसे पहला स्टेप माना जाता है। कहते नहीं है कि आग पूरी लगी हुई थी, बस एक बम फेंकने की जरूरत थी, तो विद्रोह यहाँ से फूट पड़ा था एक तरीके से, ठीक है। अब आइए, अनेक जटिलताओं के कारण परिणाम था इसमें कुछ प्रमुख कारण। इसमें कोई विद्रोह का एक कारण नहीं था कि किसी ने किसी को मार दिया, किसी सिपाही ने किसी को वो कर दिया। यहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर बंदा परेशान हो चुका था। अब तो बस वो ग्रुप बना रहे थे अपने अपने, उधर उधर ज्वाइन से स्क्वाड बना रहे थे, ऐसे गेम में बनाते हो कि कब इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाए। अब जानते हैं इसके कारण। जैसे बात करूं राजनीतिक कारण, मैंने आपको पहले ही बताया, टाइम से ही आपको पता लग गया होगा, अंग्रेजों का शासन था, हम सब गुलाम थे, नौकर थे इनके। बात करें राजनीतिक कारण क्या रहे, पॉइंट नंबर 1 पेपर में ऐसे लिखना है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों को का हस्तक्षेप करना। आपको पता है भाई हस्तक्षेप क्या, पूरा का पूरा देश में ही उनका लगभग शासन था। क्या रूल बनाना है, क्या रूल नहीं बनाना, किससे कितना टैक्स लेना है ना, किसको उठाना है, किसको गिराना है ना, कहाँ क्या मैटर कराना है, कहाँ फूट डालनी है, सारे के सारे डिसीजन वही लेते थे। तो अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों का हस्तक्षेप, अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप मतलब होता है इंटरफेयर। जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा बंदा आ जाए तो वो होता है इंटरफेयर। तो ऐसे ही इन्होंने कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिससे कई राजा और उनके रईसों को नाराजगी पैदा हो गई। ऐसे भाई तुम भी नाराज हो जाओगे, दो बंदों के बीच में तीसरा आएगा, वो उसका भाई होता है, वो उसका सगा भाई नहीं होता लेकिन भाई की तरह होता है। तो ऐसे जैसे उससे किलस जाते। आइए दूसरा, डॉवेगर रानी लक्ष्मीबाई जैसे शासकों का प्रतिरोध। लक्ष्मीबाई अपने आप में ही खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इनकी कहानी आपको पता होगी। एज पर ब्रिटिश रूल, जिसका कोई संतान होता है उसी को राजा बनने का अधिकार होता है ना, आपने सुना भी होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी ये चीज़ें थी ये कर नहीं पाई, इस वजह से एक लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते तो एक रानी के रूप में। तो इसके पीछे की ये कहानी थी। जैसे कई भारतीय शासक जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू में एक कंपनी थी जो हमारे भारत में आई व्यापार करने, ठीक है। कंपनी ऐसी कि व्यापार करने आई, धीरे धीरे पूरे भारत को ही लूट लिया, है ना। होता नहीं है कोई एक अच्छा सा कोई व्यक्ति आ जाए आपके घर में किराए पर रहने, वो इतना अच्छा रहे एक दिन आपके प्रॉपर्टी के पेपर ही गोली कर दे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कुछ ऐसे ही करा, बस छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के राजा महाराजाओं से ऐसे ऐसे ऑफर दिए कि एक दिन उन्हीं के पीछे लात पड़ी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरीके से अपना पैर जमाया, क्योंकि कहते हैं ना प्यार से ही बड़े से बड़े व्यक्ति को झुकाया जा सकता है। आए थे क्या कहते हैं आए थे सामान खरीदने या बिजनेस करने और पूरा इलाका ही कब्जा लिया। बात करिए आपने 3 जो कारण जाने, ये आपके राजनीतिक कारण थे, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों में इंटरफेयर करना। अभी आप ये जानने हो लड़ाई हुई क्यों, आग लगी क्यों, डंडे चले क्यों, बम फटे क्यों, उसके कारण जानने हो आप 1857 के विद्रोह के, जो मैंने आपको धीरे धीरे यहाँ पर पॉइंटों में लिख के दिखाए। पॉइंट नंबर 1, राजनीतिक कारण क्या था, अंग्रेजों का इंटरफेयर लोगों को पसंद नहीं आ रहा था।
दूसरा कारण रानी लक्ष्मीबाई जैसे शासकों और अन्य कई शासकों के खिलाफ प्रदर्शन। तीसरा कारण क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रवैया। ठीक है, अब जानते हैं इसके आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था, इकोनॉमिकली क्या क्या इसके कारण रहे होंगे। बात करें पॉइंट नंबर 1 की, किसानों पर भारी कर। कर होता है टैक्सेस, इतनी कमाई नहीं हो रही उससे ज़्यादा ये टैक्स लगा देते हैं। टैक्स तो छोड़ो, यही डिसाइड करते हैं कौन सी खेती करनी है कौन सी खेती नहीं करनी। किसान का खुद का खेत है, खुद की सारी चीज़ें, लेकिन रूल ऑर्डर इनका चलेगा कि इसमें आलू उगने, इसमें नील उगना है, इसमें आपका वो आई थिंक कुछ कॉफ़ी उगनी है, जो भी चीज़ें अंग्रेज डिसाइड करते थे। दूसरा क्या कारण है भाई, जमींदारी प्रणाली। जमींदारी प्रणाली के तहत किसानों को जमींदारों ने, भाई इनका कोई एक टैक्स नहीं था, अगर एक टैक्स होता शायद ये जी भी जाते और विरोध ना करते। अंग्रेजों का अलग, जमींदारों का अलग, साहूकार से जो ब्याज लिया है उसका अलग, और जहाँ से ये उधार संभाल रहे हैं उनका अलग। पता लग रहा है इनकी 100 की कमाई हुई तो 110 रुपये लगभग इन पे कर्ज सा हो जाता था। ऐसा मैं ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूँ, या मान के चलो 100 की कमाई हुई तो लगभग 90 रुपये इनके खर्च हो जाते, 10 ही रुपये इनके पास बचते। तो इनका एकदम रोना तय था। जो आज भी हमारे यहाँ हालत आपने देखे किसानों की क्या है, इतने सारे बिचौलिए बसे हुए हैं कि जो किसान बेचारा, आपने प्रदर्शन में भी देखा होगा, देखो वो सही है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, वो इंडियन है खालिस्तानी है, जो भी आपने विचारधाराएं सुनी, लेकिन कोई ना कोई तो उनकी मजबूरी रही होगी जो इतनी भारी संख्या में लोगों का सपोर्ट उन्हें मिला। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। हस्तशिल्प होते क्या है, आपने देखा होगा आपके घर में आपकी मदर, आपकी सिस्टर कुछ ना कुछ, जैसे वो ऊन के स्वेटर वगैरह बुन लेती हैं, कुछ लोगों का आपने देखा होगा तोते वगैरह बना लेते हैं, कुछ आपने फूल वगैरह देखे होंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता भी, कुछ ऐसी चीज़ होती है हैंडक्राफ्ट टाइप की जो घर में ही हम वेस्ट मटेरियल से बना लेते हैं, और कभी कभार उन मटेरियल को परचेज भी करना पड़ता है। ये होता है आपका हस्तशिल्प। लेकिन अंग्रेज जब आए, अंग्रेजी वस्तुओं के आयात ने भारतीय हस्तशिल्प के उपयोगों को नष्ट कर दिया। भाई इनके पास टेक्नोलॉजी थी, यही तो कारण है। जब हमारी जो चीज़ें हाथ से बनती हैं, एक व्यक्ति इसमें 8 से 10 घंटे दे रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका कॉस्ट भी वो ज़्यादा रखेगा। और जो चीज़ मशीन बना रही है धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो लगभग हमारा मान के चलो ये गमला जो भी हाथ से दिखाया इसकी कीमत पड़ रही है 100 रुपये, क्योंकि इसमें 8 से 10 घंटे लग रहे हैं बंदे को। लेकिन अंग्रेज यही चीज़ ऐसी इससे अच्छी दिखने में 50 रुपये की दे रहे हैं। तो हस्तशिल्प उद्योग हमारा यहाँ से पिट गया। सिंपल बात है, तुम एक मजदूर बुलाओ गड्ढा खोदने के लिए, 2 से 3 दिन लेगा, वहीं एक जेसीबी इस काम को 2 से 3 घंटे में करके भग जाती है पैसे लेके। ठीक, तो ऐसे ही कुछ समझ सकते हो। हैंडक्राफ्ट जो वर्क होता है अच्छा होता है, टिकाऊ होता है, लेकिन महंगा पड़ जाता है। ठीक, तो इसी के अपोजिट अंग्रेजों की मशीन आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो हस्तशिल्प भी हमारा खत्म सा हो गया। आर्थिक कारण यही है, इनकी कमर पूरी तोड़ दी। आर्थिक मतलब पैसा, क्यों पैसा 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 क्या था, टैक्स लगाए दबा के, जमींदारी प्रणाली, भारतीय हस्तशिल्प को खत्म कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया ऐसा। तो 2 पॉइंट आपने जाने, जिसमें पहला था राजनीतिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण। मैंने बॉक्स बना के लिखा है एकदम, पेपर में ऐसे कैसे ही छाप देना। पेपर को तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, यूँ मान लो पहला पेज है तुम्हारी शीट का। चलिए, क्या 2 ही कारण थे जिनसे लड़ाई होगी? नहीं, और भी कारण थे। अब कारण नंबर 4, आर्थिक और धार्मिक कारण। अब देखो, आपको पता है, ये तो करंट की बात करूं, आज भी आपने देखा होगा ये रोडों पे जो हमारे यीशु की कहानी वाली बुक्स आपने बटती हुई देखी होंगी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे वो ना मिली और फ्री में दे देते हैं। अपने धर्म का प्रचार, भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, अंग्रेज चाहते हैं कि उनकी कम्युनिटी भी बढ़े, उनको सपोर्ट मिले। तो आ जाइए जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कि पहले जानते हैं, यहाँ से ईसाईकरण के प्रयास। ईसाईकरण क्या होता है, जैसे आप लफ्जियात कहते हो ना, शादी करी, धर्म बदला, तो ईसाईकरण ये होता है। वो भी चाहते थे कि बेशक हम भारत में हैं, लेकिन यहाँ के लोग हमारी चीज़ को अपनाएं, एक्सेप्ट करें, रंग रूप में तो इंडियन दिखें, लेकिन बातों से, विचारों से, सोच से अंग्रेज बने। तो ईसाईकरण के प्रयास, सामाजिक सुधारों का विरोध। हमारे, आपको पता है जैसे उस टाइम में भी आपके कुछ ऐसे हमारे लोग थे, राजा राम मोहन राय हो गए, और भी काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज सुधार के ऊपर बहुत सारा काम किया। महात्मा गांधी हो गए, ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ते थे। अंग्रेजों द्वारा किए गए कुछ सामाजिक सुधार, जैसे सती प्रथा का विरोध, उन्मूलन, रूढ़िवादी वर्गों द्वारा विरोध किया गया। इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें भी करी, कुछ बुरी चीज़ें भी करी, लेकिन इक्का दुक्का ही कोई ऐसा काम था जो इनके द्वारा अच्छा किया गया। जो सबसे बड़ी लड़ाई का कारण था वो ये था दोस्तों, स्टार लगा लो इस पर, एनफील्ड राइफल्स की ग्रीस। ये एक बंदूक, जैसे आज AK-47 है जानी मानी, उस टाइम की ये थी, जो केसरी में आपने देखी होगी, इस टाइप की एक बंदूक थी ये। पूरी तो मैंने भी नहीं देखी कैसी थी। नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों को गोली चलाने से पहले गाय और सूअर की चर्बी से सना हुआ माना जाता था। मतलब ये किस तरह की बंदूक थी, ऐसा कहा जाता था। तो इनमें बुलेट डलता था ना, हिंदी में उस बुलेट को कहते हैं कारतूस, उसे मुंह से छीला जाता था, ऐसा कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। उसे मुंह से छीलने के बाद
फिर बंदूक में डालकर चलाया जाता था। तो इसमें ऐसा कहा गया, ऐसी बात फैली, जैसे कोविड के टाइम में फैली थी, ये वायरस नहीं है, ये वो है ना, सामग्री करो, हवन करो, ये हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिक रीजन नहीं पता। तो यहाँ पर जो बात फैली वो ये थी, इसमें सुअर और गाय की चर्बी भरी हुई है, ठीक है। और आपको पता है सेना में कौन थे, हिंदू और मुसलमान। हिंदू के लिए गाय पवित्र होती है, उनकी माता होती है, आज भी है। और मुसलमानों को ये जो सुअर होता है, यूँ कहता है अगर उनके सामने ये वर्ड भी ले लिया तो उनकी सब चीज़ हराम हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो दोनों के लिए ऐसा ऐसा हथियार इस गोली में डाल दिया गया जो वो आग बबूला हो गए। कहते नहीं धर्म की बात है कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, है ना, वही वाली बात है। तो ये दोनों चीज़ इन्होंने ली, तो सेनाओं के अंदर भी गड़बड़ी हो गई, ठीक है। मंगल पांडे का नाम आपने सुना ही होगा। विद्रोह के परिणाम, अब भाई ये सब चीज़ें हो गई, तो आप देखो इससे क्या क्या नुकसान हुआ उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन शुरू हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत पर सीधा शासन स्थापित कर लिया। अब ईस्ट जब इतनी सारी मैटर वहाँ पर खड़े हो गए, इतनी सारी लड़ाइयाँ वहाँ पर होने लगी, तो ब्रिटिश सरकार भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तू साइड हो ले, तूने तो बना बनाया काम बिगाड़ दिया, पूरा कब्जाने वाले थे, तूने पहले उखाड़ के फेंक दिया। आइए, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। अब भाई लोगों के अंदर देशभक्ति की उम्मीद उमड़ी कि विद्रोह चल रहा है, देश को आज़ाद करवाया जा सकता है, गुट बनने लग गए, कहीं अलग नाम से, कोई नरम दल बना, कहीं गरम दल बना, कहीं किसी नेता के साथ जुड़े, कोई किसी राइटर के साथ जुड़े, तो अपने लेवल पर लोगों ने काम करना चालू किया। विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को जन्म दिया और अंत में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करा। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक और राजनीतिक सुधार। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कुछ सामाजिक और राजनीतिक सुधार किए, लेकिन इन सुधारों का प्रभाव सीमित था। भाई अंग्रेजों को लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो गलती करके चली गई तो चली गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इक्का दुक्का कुछ ऐसे काम करे जिससे लोग खुश हो जाएं, थोड़ा सपोर्ट कर दें, जो मैटर हुए उन्हें क्लोज कर दें। जैसे कि यहाँ पर वार्ता का मौका देते ना, किसानों को भी दिया था कि यार सरकार बनी बनाई है, काहे को गिरा रहे हो। तो इन्होंने भी इक्के दुक्के काम किए, लेकिन हमको बिल्कुल पसंद नहीं आए। हमने कहिए अब तो अपनी सरकार चलेगी, घर की सरकार चलनी चाहिए, हमें किसी विदेशी की सरकार नहीं चाहिए। तो पॉइंट आपने ये जाने विद्रोह के क्या क्या परिणाम हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोरिया बिस्तरा पैक करना पड़ा, ठीक है। भारत में जो राष्ट्रवाद थे, लोगों के अंदर जो खून उबल रहा था, जय हिंद, है ना, ये बाहर आ गया निकल के पूरी तरीके से। सामाजिक और राजनीतिक सुधार अंग्रेजों ने किए, क्योंकि इस मैटर को दबाया जा सके, रोका जा सके, लोग जो भड़क चुके हैं उसे थोड़ा कम कर दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए वो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, 1857 के विद्रोह के कारण राजनीतिक कारण छाप देना पेपर में, आर्थिक कारण छाप देना, सामाजिक और धार्मिक कारण विद्रोह के परिणाम। अब इसमें तुम थोड़ा खुद ऐड करना, बहुत ही बेस्ट तरीके से क्वेश्चन ये डिजाइन किया गया है और पेपर में ऐसे लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, ये क्या है थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है और पूछा गया है आपके पेपर में, पहले से जानो होता क्या है। स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल प्रांत में लागू की गई एक राजस्व व्यवस्था थी। राजस्व होता है आपका रेवेन्यू। आज के टाइम में आप काफ़ी सारे टैक्सेस देते हो, चलो टैक्सेस छोड़ो, बिजली का बिल देते हो, पानी का बिल देते हो, बाइक में अगर आपने कोई रूल तोड़ा उसका चालान भी भरते हो, XYZ, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, काफ़ी सारी चीज़ों के टैक्स हमें देने पड़ते हैं। इस सारे टैक्सेस से होता है क्या है भाई, सरकार पर रेवेन्यू जाता है, राजस्व जाता है, जिससे आपके लिए सड़क बनती है, अस्पताल बनते हैं, टॉयलेट बनते हैं, है ना, पेड़ लगते हैं, मशीनें आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाता है। तो ऐसे ही का रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों के पास भी था, लेकिन वो एक रेवेन्यू ला लेके काफ़ी सारी चीज़ें लेते थे, लोग दे गई थक जाते थे। यह व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भूमि उगाई जाने वाली राजस्व तय करने की थी। ये जो मैटर था ना आपका, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, बंगाल के लोग और जो वहाँ पर शासन चल रहा है उनके बीच एक बात तय हुई कि भाई ये जो तुम लेते हो ना राजस्व, इसको फिक्स करो, इसको तय करो, ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा है ना, कुछ नहीं बच पा रहा हमारे लिए। तो बंगाल के जमींदारों और भूमि से उगाए जाने वाले राजस्व को तय करने का, उसको फिक्स प्राइस, जैसे किसान नहीं कह रहे MSP कर दिया आपके लिए, मिनिमम जो आपका प्राइस है किसी भी फसल का कर दिया गया। तो ऐसा कुछ समझो आसान भाषा में। स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं क्या थी। पॉइंट नंबर 1 की बात करूं, जमींदारों को जमीन का वंशानुक्रम अधिकार दिया गया। वंशानुक्रम मतलब कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान के चलो मेरी जमीन है, मैं मर गया तो मेरे बेटे को मिलेगी, कल को वो मर गया उसके बेटों को मिलेगी। वंशानुक्रम मतलब वो वहीं रहेगी। जमींदारों को उनकी जमीन पर स्थायी अधिकार दिया, जिसका अर्थ था कि वह इसे अपने वारिसों को हस्तांतरित कर सकते हैं। चलो भाई खुश हो गए, अंग्रेजों ने बोला कोई छीनेगा नहीं, तुम्हारे घर में रहेगी।
पॉइंट नंबर 2 निश्चित लगान। जैसे मैंने कहा भाई काफ़ी सारे टैक्सेस लेते थे, बंदा थक लेता है, कमर टूट जाती है उसकी, 100 रुपये की कमाई हो रही है, 80-90 रुपये उसके टैक्स में चले गए, लोगों का दिमाग खराब हो जाता था, आत्महत्याएं कर लेते थे। तो अब यहाँ पर क्या करा, जमींदारों ने हर साल सरकार को एक निश्चित राशि में टैक्स दिया कर दिया। ये सारे के सारे सुधार हुए बंगाल स्थायी बंदोबस्त में। स्थायी मतलब होता है परमानेंट, जैसे आपकी जॉब लग जाए परमानेंट। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट वाली, जिसे कहते हैं अस्थाई। तो स्थायी मतलब फिक्स कर दिया गया चीज़ों को, कितना टैक्स लेना है, क्या क्या रूल रेगुलेशन है। किस किस के बीच हुआ था, जो आपके बंगाल के जमींदार हैं और ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, ये मुख्य भूमिका निभाई थी इस काम को करने में। चलिए इसके बात करूं, लगान देना होता है। यह लगान कभी भी नहीं बढ़ाया जाएगा भले ही भूमि का मूल्य बढ़ जाए। और ऐसा भी नहीं था कि हाँ भाई फसल अच्छी हो गई थोड़े ज़्यादा पैसे दे दो, भाई टाइम बहुत हो गया, तो ऐसे भी इसमें रोक कर दी गई थी। राजस्व वसूली, अब वसूली कौन लेगा, जमींदारों को अपनी ज़मीन से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। क्लियर है। अब स्थायी बंदोबस्त के उद्देश्य, अब भाई इसको अंग्रेजों ने भी एक्सेप्ट किया। तुम सब जानते हो अंग्रेज इतने पागल नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कोई भी व्यक्ति इतना पागल नहीं होता जहाँ उसका प्रॉफिट ना हो वो काम कर दे, और अंग्रेज तो मतलब उनमें से एक है, बिना काम के तुम्हें पता है कुछ भी नहीं करते। अब याद है उनका क्या फ़ायदा था, राजस्व में स्थिरता लाना। ऐसी बात नहीं है अंग्रेजों के टाइम पे करप्शन नहीं होता था। अब जिन लोगों को उन्होंने टैक्स इकट्ठा करने के लिए भेजा है वो लोग बताते थे यहाँ से इतना मिला, यहाँ से इतना मिला, यहाँ से इतना मिला, तो थोड़ी बहुत बीच में वो भी क्रीम खा लेते थे। अब फिक्स हो गया था कि फिक्स ही मिलना है। यहाँ पे देखो, ब्रिटिश सरकार को उम्मीद थी कि स्थायी बंदोबस्त से राजस्व में स्थिरता आएगी, जिससे वे अपने खर्चों को बेहतर ढंग से योजना, मतलब उन्हें पता है कि भारत से 1000 रुपये आने, तो पूरी प्लानिंग होती थी 1000 में ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे पहले, जबकि कुछ दिक्कत थी। दूसरा, जमींदारों के एक वर्ग में स्थापित करना। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जमींदार एक शक्तिशाली वर्ग बने और ग्रामीण इलाकों में उनके शासन का समर्थन करें। ठीक है, जो जमींदार लोग थे, देखो बड़े बड़े साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, सिंपल बात है। जो पावरफुल बंदे होते हैं ना, अंग्रेजों ने उनका शोषण नहीं करा, उनको तो अपनी साइड कर लेते थे, तू तो मेरा भाई है। छोटे लोग ही हमेशा दबे, चाहे किसी का भी शासन रहा हो। पॉइंट नंबर यहाँ पर 3, कृषि उत्पादन में वृद्धि। सरकार को उम्मीद थी कि जैसे ये व्यवस्था लागू हो जाएगी ना, लोग खुल के खेती करेंगे। पहले लोगों को बताता था कितनी भी मेहनत कर लो, कमाऊंगा जो, उसका सारा का सारा हिस्सा अंग्रेजों को चला जाएगा। तो अब लोगों को बताती कि भाई उनके 20 रुपये तय हैं, खुल के मेहनत करता हूँ, इस उनके 20 निकाल के जो बचेगा मेरा होगा। तो कृषि उत्पादन में भी वृद्धि यहाँ पर हुई। तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त क्या था, एक समझौता था। किसके बीच था, जो बंगाल में जो आपके जमींदार हैं उनके बीच और अंग्रेजों के बीच। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे, ये मैन बंदा था जिसने इसका रोल निभाया, पूरा का पूरा काम किया। फिर आपने ये जाना इसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई। जमींदारों को वंशानुक्रम अधिकार मिला, अब मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बाद मेरा बेटा। फिक्स लगान कर दिया गया, 10% है, 20% है, जो भी है। उसके बाद राजस्व वसूली को किसके लिए, जमींदारों को करनी पड़ी। इससे क्या क्या फ़ायदा हुआ, इसमें स्थिरता आ गई, जमींदारों का एक वर्ग सपोर्ट में हो गया, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। स्थायी बंदोबस्त के प्रभाव। अब देखो कहते नहीं है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ इससे अच्छी चीज़ भी हुई, कुछ इससे बुरी चीज़ भी हुई। अच्छी तो तुमने देख ली, बुरी बुरी क्या थी वो देखो। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। तुम्हें लग रहा होगा कि सर सभी तो अच्छा है, नकारात्मक क्या हुआ, आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, राजस्व में वृद्धि। ये तो अंग्रेजों की हुई है ना। शांति और व्यवस्था बनी। हाँ, लोग अब प्रदर्शन नहीं करेंगे, दंगे नहीं करेंगे, अंग्रेजों से लड़ाई कम करेंगे, क्योंकि उन्होंने फिक्स कर दिया जब मत्था पिच्छी नहीं है तो क्यों लड़ाई। कृषि उत्पादन में वृद्धि। भाई कृषि उत्पादन खुल के करेंगे, मैंने रीज़न भी बताया। अब उन्हें पता है कि मुझे टैक्स जो देना है 10% देना है, मैं कितनी भी कमाई कर लूँ उसका 10% ही जाएगा, तो ज़्यादा मेहनत कर रहा है बंदा। आ जाओ। नकारात्मक, जमींदारों का भाई फिर भी शोषण किया। मैंने कहा था ना इतने आसानी से नहीं हटते। किसानों की स्थिति में गिरावट आ गई, कृषि में सुधार की कमी आ गई। अपने टैक्सेस वगैरह तो फिक्स कर लिए, लेकिन उनको सुविधाएं देनी कम कर दी। जिस लेवल पे उनकी हेल्प की जानी थी वो रोक दी। तो कुछ ऐसे भी इन्होंने काम किए। जैसे जमींदारों ने अक्सर किसान का शोषण किया है, उनसे ऊंचे लगान वसूलने और उन्हें कर्ज में डाला। जमींदार अलग होता है, किसान अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जमींदार हूँ, मेरी 50 बीघा ज़मीन है, उस पर कोई बंदा किसान है जो मेहनत करता है, कृषि उगाता है, ठीक है, मैं उसे पैसे देता हूँ महीने के या साल के, तो प्रॉफिट में हमेशा ऊंचा बंदा ही रहता है, नीचे वाला कम रहता है। ठीक है, अंग्रेजों ने तो छोड़ दिया, कहते नहीं है वही वाला डायलॉग, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में का दम था, अब हमारे यहाँ के बंदे लूटने लग गए। आ जाओ। किसानों की स्थिति में गिरावट क्या, किसानों की स्थिति खराब हो गई और किसान और गरीबी और कर्ज में डूब गए। ठीक है, कृषि में सुधार की कमी अब जमींदारों को भाई प्रॉफिट हो रहा है तो खुद को हो रहा है ना, उन्होंने ये थोड़े ही किसान को कोई नई मशीन ला के दे दें या थोड़े उनको
खेत वगैरह में कुछ चीज़ चाहिए उसका इम्प्रूवमेंट कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं करा इन्होंने। पॉइंट नंबर 3, 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार होता क्या है? आपसे बात करूँ, आप जिस सोसाइटी में रहते हो क्या वहाँ पर कमियाँ नहीं है? बहुत सारी कमियाँ हैं, थोड़ी सी यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। जैसे सबसे फैली हुई और ज़बरदस्त की बात करूँ, बेरोजगारी। क्या ये समस्या नहीं है? आप बोलोगे है सर, टीवी में तो बात होती नहीं है सर, लोग तो करते नहीं है, मैं ही कर लेता हूँ। महंगाई, क्या ये समस्या नहीं है? आप बोलेंगे है। उसके बाद जैसे कि बाल विवाह हो गई, कुछ ऐसे पॉइंट तो बहुत सारे, ब्लैक बोर्ड भी बढ़ जाएगा, चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। बाल विवाह हो गई, तो कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लगेगा क्या उस समय नहीं थी? उस समय भी थी। तो 19वीं शताब्दी एक ऐसा टाइम पीरियड था जब यहाँ पर समाज सुधार वाले कुछ लोग यहाँ पर आए, लोगों को समझाया और बोला कि भाई ऐसा करना गलत है, इससे ये नुकसान होता है। तो अब यहाँ पर लोग अच्छे अच्छे कुछ उभर के आए। ये ऐसा टाइम पीरियड था जब सबसे ज़्यादा आपके सामाजिक सुधार देखने को मिले। अब यहाँ से पढ़ते हैं, 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण दौर था। मैंने कहा अपने आप में ये गोल्डन एरा था। जितनी भी समस्याएं समाज के अंदर हो रही थी उन पे एक बढ़िया सी चपत लगाने का ये काल माना जाता है, क्योंकि रोका गया इसको। इस समय अनेक सामाजिक कुरीतियां, जैसे सती प्रथा, जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ। सती प्रथा एक प्रथा थी जिसमें अगर किसी लेडीज, कोई लेडीज है और उसका पति मर गया तो सती प्रथा के अकॉर्डिंग उस लेडीज को उसके पति की लाश के साथ ही जला दिया जाएगा। ये थी आपकी सती प्रथा। उसके बाद करूँ बाल विवाह। बाल विवाह आपको पता है, जब ऐसी उम्र में जो बच्चे की खेल कूद की उम्र होती है, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, उसी में उसकी शादी करा दी जाए, बाल विवाह। जातिवाद, ये तो आज भी होता है, ST SC OBC, हम पंडित तो ठाकुर। अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई गई, ठीक है। इन सुधारों में आंदोलन ने भारतीय समाज को आधुनिक बनाने और सभी नागरिकों के लिए समानता लाई। तो तुम देखो इस टाइम में लोग कैसे कैसे चीजें कर रहे थे और बुराई जितनी भी फैली हुई थी उसे खत्म करने के लिए लोग मैदान में उतर गए थे इस काल में। और इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स की बात करूं, क्या ये वाली आज नहीं है? आप बोलोगे है। ये वाली आज नहीं है। ये वाली आज नहीं है। तो अब भी ये चीज़ आज भी है। सती प्रथा को मैं कह सकता हूँ हाँ ये लगभग खत्म हो गई है, और अब भी कोई इलाका या गली कूचा ऐसा हो जहाँ बची हो। अब आ जाओ पेपर में छापने का मैटर। आज इसे डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि तुम्हें हाँ लगेगा हाँ पेपर ही है पूरा। अब जो मैंने आपके लिए क्लासिफिकेशन किया है यहाँ पर, इस क्लासिफिकेशन को आराम से देखेंगे। क्या है ये? पॉइंट नंबर 1 की बात करूँ, ब्रह्म समाज अपने आप में ही बहुत ही खतरनाक, और सबसे ज़्यादा जो समाज सुधार का काम किया था इन समाजों ने किया था। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी, ये 4 हैं। 4 में से 2 लिख देना, और जो थोड़ा होशियार सा है जिसने पढ़ रखा है वो चारों लिख देना, तुम्हारे लिए तो फायदा ही है। ब्रह्म समाज सबसे जाना माना नाम राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद, तर्क संगत और सोच, सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। अपने आप में राजा राम मोहन राय जहां आ जाए तो क्वेश्चन छपता ही है, और इनके ऊपर स्टार लगा रहा हूँ, अलग क्वेश्चन भी आता है पूरा का पूरा। राजा राम मोहन राय का सामाजिक सुधारों में योगदान, डबल स्टार लगा लो, इनको अकेले भी पूछा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या काम किया देखो, सती प्रथा पर ब्रेक इन्होंने लगाया, ठीक है, बाल विवाह पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। बहुविवाह, बहुविवाह क्या होता है? एक ही लेडीज का, लेडीज छोड़ो यहाँ पर आदमी की बात करते हैं, एक ही आदमी जब एक टाइम में एक से ज़्यादा लड़कियों से या शादी कर ले उसे कहते हैं बहुविवाह। तो राजा राम मोहन राय ने उसको रोका। महिला शिक्षा, पहले के टाइम में पढ़ाई इनके लिए अलाउड नहीं थी, और आज भी आप रेशियो देख लो, तुम्हें लग रहा होगा आप इंस्टाग्राम फेसबुक के युग में जी रहे हो, लेकिन आज भी लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर लड़कियों की आज भी कम है लड़कों के मुकाबले। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, केरला को मत ले आना बीच में। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में स्थापित आर्य समाज में वैदिक धर्म शुद्ध रूप से प्रचार किया गया। उन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता का विरोध किया। बहुत ही फेमस डायलॉग है, ऑल पावर विद इन यू, यू कैन डू इट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती, चिकागो में इनका सम्मेलन, ठीक है, आप सभी को याद होगा, फोटो भी देखी होगी। तो इन्होंने भी विरोध किया जातिवाद और अस्पृश्यता का। अब आते हैं रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद द्वारा, देखो ये अलग है, स्वामी दयानंद सरस्वती अलग है। बच्चों पेपर में तुम गलती करोगे पक्का, तो यहाँ पर मैं आपके लिए अलग कलर से लिख देता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ये अलग हैं और स्वामी विवेकानंद द्वारा अलग हैं, ठीक है। और जो मैंने अभी भी डायलॉग बोला उसके लिए सॉरी, वो विवेकानंद जी का डायलॉग था, ठीक है। चलिए, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में स्थापित रामकृष्ण मिशन की स्थापना, सभी धर्मों में एकता, सामाजिक सेवा और आध्यात्मिकता का प्रचार किया। उन्होंने गरीबों और वंचितों का उत्थान किया। सब मिलजुल कर रहे हैं, सब में समानता है,
जातिवाद को ख़त्म करा जाए, भारत को ऊंचाइयों पर ले जाया जाए। स्वामी विवेकानंद की ये सोच थी हमारी। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी? हेलेना, हेलेना नाम से आपको पता लग रहा है, हेलेना पेत्रोना ब्लात्स्की द्वारा 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इन्होंने भी विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न धर्म जो है उनमें भेदभाव को खत्म करके मिलजुल कर रहने का एक संदेश दिया। तो आपने सबके अलग अलग सोसाइटी देखी, अपने अपने ग्रुप जो मैंने आपको बताया था। ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की, आर्य समाज में स्वामी विवेकानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद। तो सबकी अलग अलग चीज़ें देखी। कॉमन पॉइंट आपको बताऊं पेपर में लिखने के लिए, सभी ने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया, सभी ने मिलजुल कर रहने का संदेश दिया, ठीक है। और क्या करा, जो भी समाज के अंदर फैली हुई बुराइयां हैं उसको रोकने के लिए काम किया। चलिए अब बात करते हैं आप में से कुछ लोगों को चलेगा इतने सारे लोगों ने सोसाइटी बनाई, काम किया, तो इससे कुछ फर्क भी पड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा हाँ फर्क पड़ा। अब क्या फर्क पड़ा, यहाँ पर देखो, सामाजिक कुरीतियों में कमी आ गई। क्या कमी आ गई? पहले जो मान के चलो बाल विवाह 100 हो रहे हैं, तो इनके प्रचार से, इनके कामों से वो अब 70 हो गए, तो कमी आई, ठीक है। बात करूं महिला शिक्षा में वृद्धि, जो महिला शायद पहले 100 में से 50 के लिए 50 पढ़ रही थी, अब उनकी संख्या 70 कर दी गई, तो यहाँ भी इंप्रूवमेंट दिखाई दी। धार्मिक सुधार, लोगों में थोड़ी कमी आई, यार सब बराबर होते तो सब इंसान ही है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, धार्मिक सुधार भी हुआ, राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ कि हम सब भारतीय हैं, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है। तो मिलजुल कर राष्ट्रीय भावना का एक यहाँ पर चीज़ हुई जो आपने देखी। क्या ये जो कुछ प्रमुख आंदोलन, आ जाइए, क्लियर है। पेपर में ऐसे लिखना है, इसके अलावा कुछ आपको नया नहीं करना। अब अभी आप पढ़ रहे हो 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार, तो आपको मैंने ये बता दिए आंदोलन का प्रभाव क्या था, आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, किस व्यक्ति ने की। चलिए बात करते हैं सांप्रदायिकता। ये क्या होता है? सांप्रदायिकता क्या होता है? आपने देखा होगा आजकल, आप भी किसी जाति या धर्म के हो, आपने ग्रुप्स टाइप के बना रखे हैं, जैसे जाट हो गया, गुज्जर हो गया, ठाकुर हो गया, है ना, होते हैं। तो आपने ग्रुप्स टाइप की, सोसाइटी टाइप की कुछ चीज़ें क्रिएट करी होंगी। और जब भी ये चीज़ें जो आपने क्रिएट करी हैं, जब किसी दूसरे बंदे को नीचा दिखाने लग जाएं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने लग जाएं, तो सांप्रदायिकता भड़कती है। जैसे कि अब कोई हिंदू है या मुसलमान है, हिंदू को ही मान लो, है ना, वो जब मुसलमान को नीचे दिखाए, उसमें कमी निकाले, तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि दंगे भी हो जाते हैं। छोटी सी बात किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। ऐसा आए दिन हम अपने देश में देखते हैं, मस्जिद के आगे किसी ने मीट फेंक दिया, मंदिर के आगे किसी ने मतलब ऐसी चीज़ें ये करते हैं। सांप्रदायिक दंगे ऐसे ही भड़कते हैं। या किसी विशेष धर्म की मूर्ति के ऊपर किसी ने उसे तोड़ दिया, वीडियो वायरल कर दी, ये चीज़ें अक्सर चलती रहती हैं, इंसानों द्वारा ही करी जाती हैं। ज़्यादातर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स इनसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसा कहा जाता है। चलिए बात करें सांप्रदायिकता क्या है। अब आप पहले जानिए होता क्या है। एक सामाजिक राजनीतिक विचारधारा है। देखिए राजनीति, इसमें खुद ही शब्द आ गया, जो किसी विशेष धर्म, जाति या समुदाय के लोगों को दूसरों से श्रेष्ठ मानती है। कि भाई हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल पंडित हैं, सबसे विद्वान होते हैं, सबसे बुद्धिमान होते हैं, इनसे शक्तिशाली, ये इनसे ऊंचा कोई पूरी दुनिया में नहीं है, तो ऐसा मानो। ये विचारधारा धार्मिक कट्टरपंथी, वो मार दूंगा, काट दूंगा अगर मेरे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोला, असहिष्णुता से जुड़ी होती है। और इसका परिणाम हिंसा के लोग मार काट कर देते, खून कर देते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा। ये आपने एक देखा होगा, जब बहुत फेमस हुआ था, बीजेपी की एक सांसद थी नुपुर शर्मा, उसने आई थिंक जो माउंटन से उनके कोई गॉड के बारे में कुछ कह दिया था, है ना, दस्तूरे, एक डायलॉग भी फेमस हुआ था, एक ही सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो आप इसे जोड़ सकते हैं, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। सांप्रदायिकता यही होती है। तो कितने लोगों के अलग अलग जगह पे भारत में गले काटे गए थे और बहुत ही भारी लेवल पे ये डर फैल गया था, आपने देखा होगा। सांप्रदायिकता की कुछ विशेषताएं: धार्मिक और जातीय पहचान, दूसरे समूहों के प्रति असहिष्णुता, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, हिंसा और संघर्ष। चारों पॉइंट आपको एकदम ईजी करता हूँ मैं। पहला बात करूँ धार्मिक और जातीय पहचान। सांप्रदायिकता समाज को विभिन्न धार्मिक और जातीय समूह विभाजित करती है। देखिए हर किसी की कास्ट है, अपना धर्म है ना, मैं ऐसे तो गिनवा नहीं सकता, बहुत सारी होती है। बात करता हूँ उसकी जो स्कूल में चलता है, ST SC OBC में भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, अब तो EWS भी आ गया, है ना, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। तो क्या होता है, सरकार इनको अपनी अपनी सुविधाएं देती है सबको डेवलप करने के मौके देती है, सब इक्वल हो जाए ये काम करती है, ठीक है। तो आपने ये देखा। पॉइंट नंबर 2 की बात करूँ, दूसरे समूह। सांप्रदायिक लोग अक्सर दूसरे धर्म जातियों के लोगों के प्रति असहिष्णु, मतलब उसे गिरा हुआ, कमजोर और बेइज्जती कराने वाली चीज़ करते हैं। आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा ठाकुर वगैरह टाइप के लोग होते थे, जब वो गांव से गुजरते थे
लोगों का हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, सर झुका के प्रणाम करना, पैर छूना, और उनके जो मुख्य द्वार होता था उसके गेट के बाहर बैठना, ये चीज़ आपने देखी होंगी। राजनीतिक शक्ति 2024 की बात करूं, चुनाव में दबा के इसका यूज़ किया गया है कि कोई विशेष धर्म किसी विशेष धर्म को ख़त्म कर देगा, हमें खतरा है, हमारी जान को खतरा है, हमें जान से मार दिया जाएगा। तो जब ये चीज़ें होती है, सांप्रदायिक समूह अक्सर राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि अपने समुदाय के हितों को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, हिंसा और संघर्ष, सांप्रदायिकता अक्सर हिंसा और संघर्ष, भाई जब ये चीज़ें बड़े लेवल पे हो जाती है ना तो दिमाग काम नहीं करता, लोग खून खराबा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सांप्रदायिकता आपने समझी, जब आप किसी दूसरे बंदे को इतना इरिटेट कर दो कि वो हिंसा करने को उतर गया है, उसमें कमियां निकालो, उसकी बेइज्जती करो। भारत में सांप्रदायिकता की बात करें, अलग ही लेवल पे चलती है। ये एक गंभीर समस्या है जिसके कारण देश में कई दंगे हिंसक हुए। अभी आपका जो मणिपुर वाला मैटर था 1947 में, भारत के विभाजन, गदर मूवी आपने देखी होगी, कितनी मारकाट उसमें हुई थी। ये सब सच्चाई के ऊपर होती है, एक हिंसा ही तो है, देश का ही तो विभाजन हुआ था। ये किसने कहा था कि मार दो, काट दो, लाशें बिछा दो? तो ये सांप्रदायिक हिंसा थी, लेकिन वो आराम से शांति से भी तो अलग हो सकते थे। जब बंटवारा हो गया, चीज़ें तय हो गई, पॉलिसीज बन गई, लोग मान भी गए, तो कुछ असामाजिक तत्व, कुछ ग्रुप्स ये मार कटाई इन्होंने चालू करी। तो ये सांप्रदायिक हिंसा आप इसे कह सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई कैसे होगी? सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। पढ़ो लिखो, किसी की फालतू की बातों में मत आओ, अपनी खुद की बुद्धि लगाओ। ठीक है, जागरूक रहो, सहिष्णुता को बढ़ावा दो। अगर भगवान को हम सब लोगों को किसी एक ही इंसान की बुद्धि से चलाना होता तो हम सबको भेजा क्यों देता? तो आप खुद भी सोचा करो, सामने वाला पर्सन जो कह रहा है क्या वो सही है या नहीं है। तो थोड़ा सा रिवीजन इस पर कराता हूँ। आपने क्या पढ़ा? 1857 का विद्रोह एज इट इज आपका छपने वाला है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद आपने देखा 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक सुधार आंदोलन, और इसी के साथ एंड ऑफ द क्लास सांप्रदायिकता क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।